Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much for the awesome response to the first episode of the Resilience series. Uh, अब हम आगे चलते हैं. हमारे पास एक और बहुत ज़बरदस्त मेहमान है हमारे, मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त, मेरे क्लासमेट. और इट्स काइंड ऑफ फिटिंग के पहले दोनों सेशन में मेरे दोनों क्लासमेट्स आए हैं. माशाल्लाह, इट मेक्स मी इनक्रेडिबली हैप्पी एंड प्राउड. और जैसा कि हमने कहा कि इस सीरीज में, रेजिलियंस सीरीज में, वी बेसिकली हैव पीपल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिन लोगों ने लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं, दे ओवरकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर्डल्स. और माशाल्लाह, हसन अजीज, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ही फिट्स बोथ ऑफ दैट. हसन अजीज ने माशाल्लाह कमाल मुकाबला किया है, बहुत सारी मुश्किलात देखी. और वी हैव बीन इन कनेक्ट, इन टच विद ईच अदर. लेकिन माशाल्लाह, हसन अजीज जो थे, ही इज सच एन achiever. I'm so impressed and I'm in complete awe and inspiration of his patience, perseverance and resilience. Welcome Hassan bhai, welcome to Thank the you, man. Thank you so much. Vedidia channel. Thank you हसन भाई, so much. यकीन है यार, कसम से यकीन माने बड़ी खुशी होती है यार आपसे बात करके जब भी. नहीं उमर, I think it's an honor. और आप तो यानी जब हम किंग एडवर्ड में थे तब से आप मेरी भी मदद करें और लोगों की भी मदद करें, तो I can't thank you enough. थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट. अच्छा हसन यार, एक बात बताइए आप कि अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं. और आप ऐसा करें, अपने केई का सफर 2009 से अभी तक, जब हमने इकट्ठे ग्रेजुएट की थी, राइट, 2008 में हमने प्रॉफ दिया था, 2009 में रिजल्ट आया था. तो वो फाइनल ईयर के एग्जाम से लेके अभी तक का आप अपना सफर बताइए अपनी जुबानी. तो इलेक्टिव्स के फौरन प्रॉफ के फौरन बाद हमने इलेक्टिव्स किए थे. तो मेरा सर्जरी का शौक था, तो मेरे पास 4 इलेक्टिव थे सर्जरी के. तो मैंने 4 सर्जरी में इलेक्टिव किए थे. फिर पाकिस्तान आके मैंने सीएस जो था वो उधर ही दे दिया था तब, जब मैं गया था. तो 16 हफ्ते के 4 महीने के इलेक्टिव्स किए थे आपने? हाँ बिल्कुल. और उनमें से एक था यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में, जिसके लिए मैंने जो $3,000 भी लगे थे उसके. तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट लर्निंग फॉर अदर्स के यू नेसेसरली ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिधर पैसे देने पड़े. लेकिन आई डिड डू एन इलेक्टिव जहां मुझे पैसे भी देने पड़े. तो वहां 4 महीने टोटल मैंने सर्जरी के इलेक्टिव्स किए. फिर मैंने सीएसपी दिया. और उसके बाद जो है मैंने पाकिस्तान आके मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 की तैयारी की. स्टेप 1 स्टेप 2 की तैयारी के बाद मुझे अपना पता था, क्योंकि मेरा सीएस की परफॉर्मेंस सही नहीं थी जिस तरह आपको पता है, तो मुझे दोबारा देना पड़ा. और मेरा स्टेप 1 में 92 था और स्टेप 2 में 99 था. लेकिन मुझे तब पता चल गया था कि सर्जरी के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी. तो जैसे मैंने स्टेप 2 खत्म किया तो मैं रिसर्च के लिए मैं ढूंढने लग पड़ा पोजीशंस. तो पहले अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर हसन, लेकिन एक सेकंड, आपने बताया आप अपने 3 डिजिट स्कोर शेयर करोगे इफ यू डोंट माइंड? हाँ, 219 और 239. अच्छा, तो स्टेप 1 में 219 था. हाँ जी बिल्कुल. मेरा एक नंबर ज्यादा था. इसलिए आप रेडियोलॉजिस्ट हो. नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ मैं. देखो, लेकिन आपने सीके में मुझसे ठीक ठाक ज्यादा नंबर लिए. सीके में आपने मुझसे 26 नंबर ज्यादा लिए. वो कई वाली थोड़े सा दुखाना है यार, कि कंपटीशन है. वो तनवीर वही बातें कर रहा है कि आपस में हम लोग देखते रहते हैं, ये नहीं देखते कि दुनिया सारी से हमारा मुकाबला है. अच्छा, तो कैरी ऑन विद दैट. तो आपने 4 महीने इलेक्टिव्स किए सर्जरी में. उसके बाद यू टुक सीएस इमीडिएटली आफ्टर. वो पास नहीं हुआ. मैंने भी यही किया था, इलेक्टिव के फौरन बाद दिया था और वो पास नहीं हुआ. फिर स्टेप 1 दिया पाकिस्तान जाके. जी बिल्कुल. और फिर आपने सीके दिया. जी. आगे बताइए अब यहाँ से. तो फिर ये था कि मुझे एक तो सीएस तो देना था. दूसरा ये कि सर्जरी के लिए मैंने जो इलेक्टिव्स किए थे ना, वही मैंने पोजीशंस के लिए अप्लाई कर दिया. तो पहले तकरीबन मैं 8-9 महीने नॉर्थ शोर LIJ हॉस्पिटल में करता रहा रिसर्च, बट इट वाज प्योरली वॉलंटरी. मैं B1 B2 में था. तो वहाँ जब मैं काम करता रहा तो मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर पोजीशंस. तो वहां से फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसान में जो वो आई गॉट अ रिसर्च पोजीशन, उसके लिए मुझे J1 पे जाना पड़ा. तो वहां मैंने रिसर्च की तकरीबन 1.5 साल. वहां मुझे फिर सर्जरी की प्रीलिम पोजीशन मिल गई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. फिर मैं वहीं रुका रहा फॉर आई कंप्लीटेड माय सर्जरी रेजिडेंसी. और फिर मैं
यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में ट्रांसप्लांट हिपैटोबिलिटी की फेलोशिप की, और अब अच्छा, मैं बस जॉब्स वगैरह और आगे का प्लानिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताना यार हसन, मेरा ना, मैंने 1 साल किया था सर्जरी का, और उससे मुझे पता लग गया था कि यार मैं ये नहीं कर सकता। सुबह और कोइंसिडेंटली मेरे सबसे ज़्यादा कुछ, क्या मैं बोलूँ, यार कुछ लोग जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ आप भी कर रहे हो, तो वो यू नो हू आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यार सुबह 4 साढ़े 4 बजे पहुँचना होता था, रात को साढ़े 7 8 बजे वापस जाते हो, ना खाने का टाइम मिलता है, ना मुँह धोने का टाइम मिलता है, ना कपड़े बदलने का, मुझे टैक्सेस का फाइल करने का यार टाइम नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मिज़रेबल लाइफ़ थी। मैं तो उस 1 साल में, मेरा मेरा ख़्याल है ज़िंदगी का मेरा सबसे बुरा, सबसे मुश्किल साल था। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, इतना कि यार लाइफ़ क्या है? 3 दिन महीने में ऑफ मिलते थे और बाकी दिन आप जा, तो हाउ डिड यू डू दैट? एंड यू डू दैट फॉर लाइक ट्रांसप्लांट सर्जरी की कितने, 2 साल की फेलोशिप है? जी बिल्कुल। तो आपने 5 साल वो 5 साल जनरल सर्जरी की, फिर 2 साल ये 7 साल की ट्रेनिंग है, और जी उससे बिल्कुल। पहले रिसर्च कितना अरसा की थी? तकरीबन 2 साल उसमें भी लग गए। नहीं 1 सेकंड, 1.5 साल उधर की ना आपने एरिज़ोना एक में, साल मैंने एरिजोना में की, और और 1 तकरीबन साल नॉर्थ शोर में, महीने लवली। मैं न्यूयॉर्क में करता रहा, तो तकरीबन तो 2 साल टोटल। हाँ, 2 से सवा 2 साल, ठीक है। तो जो सर्जरी की रेजिडेंसी थी, वो कैसा था? हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? यू नो वो फर्स्ट ईयर इज वेरी हार्ड, और जो है ना आई थिंक जिस तरह आपने बताया ये ना सारी मुश्किलात तो होती रहती हैं, लेकिन आई थिंक सेकंड ईयर थर्ड ईयर आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन आई थिंक यू स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ मोर, काम करने में ज्यादा मजा आता है, ऑपरेटिंग रूम में आप जाना शुरू कर देते हो। और जो आप हुँ, बिल्कुल कह रहे हो वो मेरे साथ भी यही हुआ, इट्स वेरी हार्ड। और आप सोचो कि अगर आप प्रीलिम हो, और ठीक है, एक तो हुँ, आपने जाना नहीं ना सर्जरी में, तो चलो आप ठीक है, लेकिन अगर आपने जाना भी सर्जरी में है, और आप इस तरह मुश्किलात का भी सामना करें, और उनको पता है कि इसने तो जाना भी सर्जरी में, तो आई थिंक तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। तो आई थिंक यू हैव टू जस्ट रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जैसे उनको पता चलता है ना कि यू आर डेस्परेट, देन दैट्स अनदर हुँ, प्रॉब्लम कि यार एक तो प्रीलिम है, एक तो जाना सर्जरी में है, ऊपर से आप मेहनत, जो जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो ना, हमने सबसे ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि हम प्रीलिम है, तो वो फिर और भी ज्यादा टाइम आपका हॉस्पिटल में लग जाता है। तो बिल्कुल पहला साल बहुत मुश्किल होता है, बीइंग अ प्रीलिम आल्सो इज वेरी हार्ड। तो फिर उसके साथ, पर आई थिंक आफ्टर एक दो साल बाद यू गेट यूज्ड टू इट, एंड आई थिंक जो अमूमन मसला ये भी होता है रेजिडेंट्स वगैरह को बताने में कि सर्जरी लाइफ इज डेफिनेटली हार्ड, और फेलोशिप इज वेरी हार्ड, लेकिन आई थिंक लोग इस तरह भी इनको मिसगाइडेड होता है कि यू डोंट हैव टू डू इट व्हेन यू बिकम एन अटेंडिंग। अगर मैं जानता हूँ लोग, हुँ, यू कैन गो इनटू एंडोक्राइन सर्जरी, यू कैन गो इनटू ब्रेस्ट सर्जरी, यू कैन हैव अ प्रैक्टिस वेयर यू डू मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, ऐसी फील्ड्स आपके पास है, इवन आप जो जिसमें आपका टाइम लिमिट होता है, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल ऑल द टाइम। हाँ, residency and fellowships are extremely hard, but what you do as an attending, I think your options are much broader. सही कह रहे हो। मैं यार मैं जिस ग्रुप में हूँ, तो वी वर्क विद 3 हाँ, 4 वैस्कुलर सर्जन्स और हमारा 3 आईआर का, और हमारा 90% जो काम है उसका ओवरलैप है, और ऐसे ही उनका भी बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है। मतलब जी, मैं सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता था कि यार बड़ी 1 साल इंटर्नशिप का गुज़ारा, बड़ा बुरा गुज़रा है, और बड़ा ही मिज़रेबल लाइफ़स्टाइल था। लेकिन नाउ आई रियलाइज़्ड कि शायद एज़ अटेंडिंग इतना बुरा नहीं होता, और जो आप कह रहे हो कि जो पहला साल होता है ना, आप बहुत ज़्यादा बुली भी होते हो, और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो आपको आता कुछ नहीं होता, अमेरिका का सिस्टम नहीं बिल्कुल। पता होता, और दूसरे से हम डेस्परेट होते हैं। एक देखो, प्रीलिम चाहिए आपको, और मेरे मुझे याद है जब मैं था, तो आई वाज द प्रीलिम, एंड देन देयर वाज अनदर गाय जो प्रीलिम कर रहा था, लेकिन उसे कैटेगोरिकल चाहिए था। तो बिल्कुल। उसको मुझसे बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हो कि एडेड प्रेशर होता, तो वो कहते थे उम्र को देखो, इसने करनी भी नहीं है सर्जरी, वो कर रहा है, राइट? तो तुम यू नीड टू परफॉर्म बेटर देन हिम, राइट? इफ यू वांट टू बी गेट दैट कैटेगोरिकल स्पॉट, और उसको अगले साल मिल गई। लेकिन आई आई कुड सेंस दैट प्रेशर, कभी कभार मुझसे चिढ़ता था, वो नाराज होता था, मैं कहता था यार सॉरी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो लेकिन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, और उसको मिल गई इवेंचुअली कैटेगोरिकल वहीं पे। तो आई सो यू डिड अ प्रीलिम एज वेल, फिर कैटेगोरिकल मिली थी? जी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अच्छा सो अच्छा, सो यू डिड 2 प्रीलिम्स, यस। और उस, प्रीमियम और हाँ, हाँ, कैटेगोरिकल में फर्क ट्रेनिंग का कोई नहीं है, लेकिन वो ये कि कैटेगोरिकल इज अ गारंटीड 5 ईयर स्पॉट, हाँ, हाँ। वर्सेस कैटेगोरिकल की यार एक साल देखेंगे, बाद में आपको बताएंगे कि रखना है कि नहीं रखना। तो जब आपने 2 प्रीलिम किए, तो वो 2 साल थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको 3 साल बाद ग्रेजुएट कर देंगे, टोटल 5 साल में?
हाँ, तो दूसरे साल के बाद उन्होंने अच्छा, एक तो ये कि थर्ड ईयर हैज टू बी अ कैटेगोरिकल स्पॉट, थर्ड ईयर प्रीलिम नहीं होता, एक तो ये बात। दूसरा ये कि हाँ, जब आप सेकंड ईयर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम आपको रख लेंगे, तो जब मैं थर्ड ईयर बन गया तो आई न्यू कि आई विल बी एबल टू ग्रेजुएट। और दूसरी बात अच्छा, ये, हाँ, सही है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि वीजा वालों के लिए ये कि ईसीएफएमजी हमें फर्स्ट ईयर प्रीलिम से आप फर्स्ट ईयर कैटेगोरिकल में जा सकते हो, लेकिन सेकेंड ईयर प्रीलिम से आप जो है फर्स्ट ईयर कैटेगोरिकल में नहीं जा सकते, क्योंकि लोग, मैं ये भी सोचता था कि जब मैं सेकेंड ईयर प्रीलिम कर रहा हूँ तो मैं हाँ अपने हाँ हाँ। बात करता था यार मुझे फर्स्ट ईयर में रख लो ना, मुझे तो करनी ही सर्जरी है। लेकिन फिर ईसीएफएमजी जो है ना वो आपको पीछे नहीं जाने देता ट्रेनिंग में, आप आगे ही बढ़ सकते हो। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जा सकते सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते हो? आप अच्छा, आगे ही जा सकते हो सही ट्रेनिंग। सही 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 ना कहा। कभी कभार मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने मिसाल के तौर पे वो फोर्थ ईयर सर्जरी रेजिडेंट थे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो दे हैड टू रिपीट द फोर्थ ईयर। लेकिन फिर उसके लिए भी ईसीएफएमजी से काफी उनको प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह को काफी मिन्नतें करनी पड़ी कि प्लीज इसको एक साल रिपीट करने दें, क्योंकि ईसीएफएमजी आपको आगे जाना चाहता है, वो आपको एक साल रिपीट नहीं करने देता। अच्छा, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में था वहां पे उन्होंने एक एएमजी को इस तरह रिपीट कराया था। तो वो जब उसे रिपीट कराया तो उसको, वो तो अमेरिकन ग्रेड थी, तो उसके हाँ साथ ये नहीं बिल्कुल। था। हाँ। अच्छा, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मैंने बताया आपको, मेरे साथ जो लड़का था ना, प्रीलिम कर रहा था, उसको इन्होंने अगले साल कैटेगोरिकल दिया, लेकिन उसको पीजीवाई 2 पे नहीं दिया, उसको दोबारा पीजीवाई 1 दिया। या तो उसकी पीजीवाई वन, रेजिडेंसी 6 साल की हो गई। हाँ बिल्कुल, पीजीवाई 1 से प्रीलिम से कैटेगोरिकल जा सकते हैं आप, हम्म। लेकिन पीजीवाई 2 से पीजीवाई 1 में नहीं जा सकते आप। हाँ, लेकिन अगर आपको दूसरा प्रीलिम कोई दे रहे हैं और वो रखा आपको एज एन इंटर्न ही रहे हैं, तो फिर आपको जा सकते हो। नहीं, पीजीवाई 2 इज पीजीवाई 2। अच्छा, चाहे दूसरा प्रीलिम है चाहे तीसरा प्रीलिम है, आप हाँ वही है। अच्छा, बिल्कुल, अगर आप सेकंड ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो। दैट इज अ वेरी अगर इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट। दूसरा हाँ। प्रीलिम ईयर है, हम्म। अगर आप प्रीलिम दोबारा कर रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने पीजीवाई 1 की स्पॉट खाली थी तो फिर तो वो आप पीजीवाई 1 हो। लेकिन यानी आई गेस हमारा, हम थोड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने हम्म। न्यूयॉर्क में पीजीवाई 1 किया और हम्म। मेरा वीजा इशू नहीं था, और हम्म। एलए में भी एक पीजीवाई 1 प्रीलिम है, तो ठीक हम्म। है, वो तो दोबारा मैं पीजीवाई 1 प्रीलिम कर रहा हूँ। सही है, सही है, सही है। हाँ, आई थिंक जो मेरी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं जिस मुझे एक और बंदे की याद है, उस बंदे ने 3 PGY 1s किए थे, तीनों डिफरेंट जगहों पे, और उस बेचारे बिल्कुल। को इवेंचुअली नहीं मिली। तो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग कि माशाल्लाह आपको जो जनरल सर्जरी की इंटर्नशिप थी या जनरल सर्जरी की जो ट्रेनिंग थी, वो टोटल 5 साल में हुई, वो 6 या 7 साल नहीं करनी पड़ी। ये बहुत हाँ, बड़ी ये बात अल्लाह है। का तो शुक्र है कि रिपीट या दोबारा वापस नहीं जाना पड़ा, तो 5 साल काफी थे। अच्छा, सो लेट्स लुक एट द टाइमलाइन। तो दिसंबर 2008 में हमने प्रॉफ दिया, ठीक है। बिल्कुल। 2009 में हमें डिग्री मिली, 4 महीने इलेक्टिव्स किए, स्टेप्स दिए। तो रिसर्च कब शुरू की थी? 2011 में? हाँ नॉट श्योर मैं। बिल्कुल, दो अच्छा, हजार हाँ, 2011 2012 में, हाँ। ठीक है। और उसके बाद 2012 और 13 में आई थिंक जब मैं स्टैनफोर्ड में था, आप एरिजोना में रिसर्च कर रहे थे, बिल्कुल। ठीक है। 2013 में रेजिडेंसी शुरू की। जी बिल्कुल। तो आप रेजिडेंसी से 2019 में ग्रेजुएट हुए, राइट? 2018। 18 में, सॉरी। तो उसके बाद फिर 2 साल की ट्रांस, डिड यू डू एनीथिंग एल्स इन बिटवीन? नहीं, ये है कि मैं नहीं, आई जस्ट डिड रेजिडेंसी एंड देन फेलोशिप। तो फेलोशिप आपकी जुलाई 2018 में स्टार्ट हुई। वो एक महीने का गैप होता है, तो अगस्त में शुरू हुई थी। अच्छा, हमारी इमीडिएटली अगले दिन शुरू हो जाती है। अच्छा, चलो सही है, अगस्त में 2018 में। एंड यू फिनिश्ड योर फेलोशिप अगस्त 2020? नहीं, मैंने एंड ऑफ अक्टूबर, मेरा कोई फैमिली पर्सनल रीजंस थे, तो मुझे 2 महीने का ब्रेक लेनी पड़ी ड्यूरिंग माय फेलोशिप। तो आई हैड टू कैच अप, वो भी ईसीएफएमजी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम दे दें, क्योंकि मुझे वो मेरा 2 महीने का हो नहीं सका। तो फिर हमें सही। 2 महीने की मुझे एक्सटेंशन करनी पड़ी। तो आई ग्रेजुएटेड एंड ऑफ अक्टूबर। अच्छा, माशाल्लाह यार, बहुत जबरदस्त। अब देखो, पता है क्या मसला ये है यार, एक तो पहले बहुत बड़ा मिथ है पाकिस्तान में कि भाई अमेरिका में सर्जरी नहीं मिलती, और दूसरा ये है कि उन्हें लगता है वो अमेरिका जाएंगे, 3 साल कुछ करेंगे और वो सर्जन बन जाएंगे अमेरिका में। ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, दोनों को हमने एड्रेस करना है। तो पहले तो मैं एक चीज पे आता हूँ कि देखो, 2008 के अंदर प्रॉफ दिया था फाइनल ईयर का, दिसंबर में। अब ये जनवरी 2021 आ गया, राइट? हमें वो सब किए हुए 12 साल हो गए,
और 12 साल लगे इस सारे सफर पे, 2-3 साल की रिसर्च, 5 साल की रेजिडेंसी, 2 साल की फेलोशिप, ये सब। लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट? No, I think it was. No, अच्छा, I think Alhamdulillah, we got blessed that we were able to do it. You know. सही सही। मुझे ये बताओ, इस 12 साल के सफर में what helped you the most in your entire journey? I think I think just sticking to the principles was one. और हम्म, दूसरा ये कि you know I think मुझे किसी तरह रिसर्च चाहिए थी किसी तरह. हम्म, तो I mean, I think my foot in the door was जब मुझे रिसर्च पोजीशन मिली, तो उसके लिए तो वो यही था कि लोगों को ईमेल किया और you know I got lucky enough कि किसी ने रिप्लाई कर दिया. बट प्रीलिम में जो था इट वाज ऑल PGY1 और PGY2 प्रीलिम में इट वाज मोर हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट कि लगे रहो. I think hard work and commitment really helped me. Being persistent हम्म, helped me. Yeah, was माशाल्लाह able. यार, Yeah. वेरी नाइस। तो मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू गेट इनटू नॉर्थ शोर? वो ईमेल करके ली थी, उधर कोई इलेक्टिव नहीं किया था, कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं, वहाँ इलेक्टिव किया था, मैं हैरान था, वहाँ उनका एक फॉर्म था वेबसाइट पे, तो हम्म, उन्होंने कहा था फॉर्म फिल करें फॉर इलेक्टिव, तो आई फिल्ड अ फॉर्म एंड आई alhamdulillah I got an email that you were chosen for an elective, and it was the best elective I did because it was a general surgery elective. It was for 6 weeks, अच्छा, hands on, no money. I mean I just got जबरदस्त lucky. है। यहाँ तो I had no clue I would get it. वहाँ वेबसाइट पे लिंक था उनका, हम्म, वहाँ अच्छा। तो उधर रिसर्च भी जब अप्लाई की, तो डिड यू यूज द कॉन्टेक्ट्स यू मेड ड्यूरिंग इलेक्टिव्स, या उनको बाद में अलग से किसी और को ईमेल की थी? ने उन्हीं को ईमेल किया, हम्म, क्योंकि उन्हीं को कहा था सर आपके साथ काम किया हुआ है, मैं तो फारिग हूँ आजकल, थोड़ा आई वांट टू डू रिसर्च विद यू, और B1 B2 मेरे पास था, तो मैंने हम्म, कहा वीजा तो चाहिए नहीं मेरे से अभी, आप तो बस उसी पे आया और उन्हीं के साथ काम करता रहा, और मीनवाइल लोगों से बात करता रहा. अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये गलती मेरी है और आई थिंक लोगों को नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ शोर LIJ में मैं उनसे कहता था कि मुझे सर्जरी का स्पॉट भी चाहिए, लेकिन वो मुझे कहते रहते थे कि यार हम वीजा स्पॉन्सर नहीं करते. हुआ ये कि जिस साल मैंने इलेक्टिव किया ना, उसी साल उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि अब वीजा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वहां जानता था एक पाकिस्तानी रेजिडेंट थे, उनके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन वो ही वाज अ 3rd ईयर रेजिडेंट देन, तो मेरी कभी उनसे बात भी नहीं हुई थी, हम्म, आफ्ताब भाई. तो उनके बाद उन्होंने उस साल पॉलिसी बदल दी उन्होंने कि हम नहीं देंगे वीजा. तो मैं उनके साथ रिसर्च करता रहा, लेकिन वो मुझे कहते रहे यार हमारी पॉलिसी हम नहीं देंगे वीजा. तो हाइंडसाइड मेरी लोगों से ये दैट आई मेड अ मिस्टेक कि अगर वो आपको कह रहे ना कि नहीं देंगे वीजा, तो फिर इतना लड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट समवन एल्स. और यही मैंने किया, क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी है ना, तो आई डोंट थिंक दे वर गोना चेंज द पॉलिसी. क्योंकि एग्रीड, अमूमन एग्रीड। होता ये है कि जहां आप रिसर्च करो ना, वहीं आपको सबसे ज्यादा मदद मिलती है, स्पेशली कंपेटिटिव फील्ड जिस तरह हमारी है ना, उधर ही मिलता है जहां हमने काम किया हो. अच्छा, यू नो, आई एम ग्लैड यू सेड दैट, क्योंकि मेरा जो सफर था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इट्स काइंड ऑफ फनी कि मुझे ना इस तरह स्टैनफोर्ड ने कहा, भाई हमने पिछले 35 साल में कोई फॉरेन ग्रेजुएट नहीं रखा रेडियोलॉजी में, तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा जी, सॉरी, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन ही नहीं डाली ईरास में। फिर मुझे मेरा PI आके कहता है, उमर मैं, हाँ तुम्हें इंटरव्यू आया स्टैनफोर्ड से? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, तुमने खुद मुझे कहा 30-35 साल में आज तक कोई फॉरेन ग्रेजुएट नहीं आया, तो मैंने तो एप्लीकेशन ही नहीं डाली। कहता क्या मतलब तुमने एप्लीकेशन? मैंने कहा नहीं। तो कहता डालो। मैंने कहा मैं अब नहीं डाल सकता, अब तो 2 महीने गुजर गए मैच को, मैंने कैलिफोर्निया का लेटर पीटाल भी नहीं लिया, तो अब तो बहुत लेट हो गया, और आपको कैलिफोर्निया के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए पीटाल अप्रूव होना चाहिए। कहता नहीं 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 नहीं, करो 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 करो। मैंने पीटाल डाला उन और अप्लाई किया, और मैंने स्टैनफोर्ड में एप्लीकेशन सबमिट की। 2 दिन बाद मुझे इंटरव्यू आ गया आपसे। रेजिडेंसी नहीं मिली मुझे पता है, लेकिन जब मैं रेडियोलॉजी में था ना, यहाँ पे रेजिडेंसी कर रहा था, तो अगले साल उन्होंने मुझे कहा हमारा एक स्पॉट ओपन हुआ है, इफ यू वांट टू कम बैक। आई डिडंट वांट टू कम बैक, क्योंकि मुझे 1 साल पीछे ले रहे थे। आई डिडंट वांट टू लूज अ ईयर। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि देखिए कि सिमिलर सिचुएशंस हाउ दे कैन एक्ट डिफरेंटली, राइट? I think the key message is we have to talk to our program director हाँ। and institutional policy, उनसे बात करें कि यार आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हम हम्म, ये वालों ने मुझे कह दिया था कि हम नहीं रखते उन लोगों को जिनको वीजा चाहिए, तो दे वर वेरी क्लियर, तो आई थिंक आई शुड हैव मूव्ड ऑन. जब उन्होंने बता दिया मुझे, आई डोंट थिंक आपको, आई मीन मूव ऑन इन द सेंस स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस.
सही है, सही है। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, आपके सफ़र पे वापस जाते हैं कि जब नॉर्थ शोर में रिसर्च हो रही थी, डू यू थिंक दैट हेल्प्ड यू इन एनी वे टू गेट अ पेड रिसर्च स्पॉट? नहीं, एक्चुअली आई डोंट थिंक सो। हुँ, इट हुँ। वाज मोर अ फिलर इन द सीवी। अच्छा। जो मुझे एरिज़ोना से रिसर्च मिली, वो इट वाज जस्ट अ प्योर लक कि मैंने वो डॉक्टर पीटर री थे, वो सीएनएन पे आए थे। आई डोंट नो इफ यू नो द स्टोरी। गैब्रियल गिफर्ड्स इज अ कांग्रेस वुमन, ही शी गॉट शॉट इन द ब्रेन। तो मैं हुँ, हुँ। सीएनएन पे न्यूज़ सुना था, द ट्रॉमा सर्जन वॉक्स इन एंड वो टाइम दे रहा है कि 1 मिनट में एक, या 2 मिनट में एक, या 3 मिनट में एक, या पेशेंट वाज इन दी ओआर इन 4 मिनट्स। मैंने कहा वाओ यार, दिस इज सो अमेजिंग। तो मैंने उसी को ईमेल कर दी। मैंने कहा डॉक्टर, आई सॉ यू ऑन टीवी, हुँ, हुँ। I want to be a trauma surgeon. So then he forwarded the email to his junior partner, and he said, yeah, I'm trying to build a research fellowship. So I got lucky enough कि he kept me. लेकिन LIJ का उससे कुछ लेना देना नहीं हुआ. But in hindsight, it was just कि मैं emails लोगों को करता रहा, कि यार प्लीज वेरी अगर नाइस। आपके पास कोई। अच्छा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि जो पहले वो वॉलंटियर रिसर्च कर रहे थे, दे लेवरेज दैट, वो एक्सपीरियंस और वो सीवी में, और उसकी बेसिस पे उन्हें पेड मिला। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। तो डू यू थिंक कि अगर आप पाकिस्तान में होते और नॉर्थ शोर में रिसर्च ना कर रहे होते एंड यू वुड हैव ईमेल्ड दैट पर्सन, तो वो आपके साथ यही रिस्पॉन्स करता? या बिकॉज क्योंकि आई थिंक हर इंस्टीट्यूट की आई थिंक सो, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था ना यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, तब उनके पास कोई फेलो भी नहीं था। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फेलोज दे हायर्ड। तो उनके पास कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। रिसर्च फेलो। हाँ, रिसर्च फेलो के लिए इट वाज अ यंग अटेंडिंग। ही वांटेड, वो चाहते थे कि दे वांटेड टू हैव देयर स्टैम्प ऑन ट्रॉमा। तो दे सही वर है। वर्सेस एन अदर प्रोग्राम जिनकी आई थिंक दे जो वो चाहते हैं वो डिफरेंट हो। लेकिन आई मेट व्हाट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना वांटेड। दे वांटेड समबडी हम्म। who knows how to do a little bit of research, and I mean, I was honest. मेरी सीवी, हमारी सीवी बता देती है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। I think they really wanted somebody कि यार I want somebody to do research, and I was like, yeah, I have nothing else to do. सो रिसर्च पे बात करते हैं यार। रिसर्च पे ना, मैं जब स्टैनफोर्ड पे नया नया आया था, जॉब तो पकड़ ली थी रिसर्च की, और उससे पहले भी, लेकिन आता कुछ नहीं होता, राइट? हमें केस रिपोर्ट नहीं लिखनी आती थी, रिसर्च पेपर्स नहीं लिखने आते होते, स्टैटिस्टिक्स नहीं करनी आती थी, रेफरेंसेस डालना है, रेफर सेंड नोट, किसी चीज का नहीं पढ़। तो हाउ डिड यू लर्न दैट? डिड यू टेक एनी कोर्स, और व्हाट वर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू? नहीं, I think it was my mentor, Dr. Joseph, and अच्छा। Dr. Reed जो थे, और they was extremely helpful. I still remember कि मैंने जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट लिख के भेजा था, सारा रेड लाइन और सारा क्रॉस और सारा what is this. और at the end of one year it was more like, Hassan, we don't have anything to edit on this one. तो it's I एक think महीने में? नहीं, एक साल में, एक साल में, एक साल में, एक साल। मैंने कहा साल यार, मैं ही बहुत निकम्मा था, मुझे भी पूरा, मुझे 1.5 साल लगे थे। आई थिंक हमें अपने आप में थोड़ा भरोसा होना चाहिए और अपने आप को क्रेडिट देना हम्म। चाहिए। आई थिंक वी ऑल स्मार्ट पीपल। हमारी बस ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई कि हमें पेपर लिखना नहीं आता। लेकिन जाहिर है, अगर हमें कोई समझाएगा सिखाएगा तो हमें आ जाएगा। तो आई थिंक कि जो भी रिसर्च फेलोशिप्स हैं, मेजोरिटी ऑफ देम, आई थिंक हम्म। उनमें ऐसे लोग होते हैं, सीनियर फेलो या मेंटर्स, जो आप किस तरह तरबियत करते हैं। हमें एंड नोट यूज करना नहीं आता था, मुझे मैन्युस्क्रिप्ट लिखना नहीं आता था, स्टैट्स, SPSS उन्होंने सिखाई। वी लर्न अच्छा। एवरीथिंग ऑन द जॉब। या मुझे यार बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खुद से सीखनी पड़ी थी। आई थिंक माय अटेंडिंग वाज़ वेरी बिज़ी। मुझे यूट्यूब पे गूगल सर्च करके, पढ़ के इधर-उधर से कुछ चीज़ें बता दी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें खुद से करनी पड़ी थी। तो आई एम ग्लैड टू हियर दैट कि योर जर्नी वाज़ अ लिटिल डिफरेंट, कि यू हैड अ लॉट मोर सपोर्ट। तो अब लुकिंग बैक अगेन, व्हाट डू यू थिंक हिंडर्ड द मोस्ट इन योर एंटायर जर्नी? पूरा जो प्रोग्रेस है, सबसे ज़्यादा कोई एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सको कि भई इसकी वजह से ये ना होती तो मैं शायद बेहतर परफ़ॉर्म कर लेता? आई थिंक आई बी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स द वीजा स्टेटस। हुँ। लोग जो है ना, मेरी सीवी देखने से पहले ही वो मुझे नाम हो जाती है। एंड आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट द वीजा प्लेज अ बिग रोल। क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बोस्ट माई सेल्फ। मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बट I'm just a recent graduate. I have 80 publications, and yet, माशाल्लाह। it's very hard to get publications. But yet, आपको in letter में no आ जाएगा. And I think it's, the whole policy and all that stuff. I think for me it was a visa. अच्छा, तो Even though बिकॉज़ it यू doesn't नीडेड। show,
इवन दो इट डजंट शो इन द सेंस कि आप कहोगे कि यार आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में गए, आप यूएससी में भी गए, तो आप नजर तो आता नहीं है। लेकिन जाहिर है यहाँ तक पहुंचने के लिए जितनी मैंने ईमेल्स की और जितने मैंने तरले मारे हैं, जितने लोगों को मैंने कहा है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। जाहिर है ऊपर से तो नजर नहीं आएगा आपको कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में भी गए, आप यूएससी में भी गए, तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन वीजा आई थिंक वुड हैव मेड माय लाइफ मच इजियर। तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होता बिल्कुल। तो वीजा सबसे ज्यादा कहाँ पे इफेक्ट हुआ? रिसर्च लेने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए, फेलोशिप लेने के लिए, या अटेंडिंग की जॉब लेने के लिए, या सबके लिए? सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। मैं ये नहीं मुझे नहीं पता कि किस में ज्यादा हुआ। मिसाल के तौर पे रिसर्च फेलोशिप में मुझे इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि दे रियली अच्छा। वांटेड मी। और वो यू नो जाहिर है मुझे ना तो बहुत आई कि हम वीजा स्पॉन्सर नहीं करते, लेकिन जाहिर है वो मुझे इतनी वो याद नहीं है क्योंकि दे आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, और मुझे बहुत अच्छी फेलोशिप मिल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में मुझे नहीं फर्क पड़ा इतना, इन द सेंस कि वहीं था, वो वीजा स्पॉन्सर भी करते थे, रख भी लेते थे। अब मिसाल के तौर पे यूएससी में मैंने लोगों से कहा था एक और बनने के लिए, तो उन्होंने भी वीजा स्पॉन्सर करना बंद कर दिया। तो अब मैंने, अच्छा। हाँ, तो मैंने ये जरूर देखा है कि मैंने ऐसे हॉस्पिटल जिधर मुझे खुद इंटरव्यू आए थे और मैंने दूसरों के लिए बात की थी, तो अब वो दे नहीं रहे। तो तो हाँ। थिंग्स आर गेटिंग टफर। अच्छा, शुक्र है यार मेडिसिन में इतने बुरे हालात नहीं है। मेरा ख्याल है दिस इज मोर फॉर सर्जरी के। इट इज टफ। हैं ऑप्शंस हैं। मैं हर साल देखता हूँ, हर 2-3 साल बाद आई विल कम अक्रॉस एन आईएमजी इन सर्जरी। मेरे साथ इस वक्त 4 आईएमजीज हैं जो सर्जरी में हैं। लेकिन वो यही है कि दे आर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स एंड यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट वेयर यू अप्लाई एंड व्हेन यू अप्लाई, हाँ, राइट? फेलोशिप में थोड़ा ये है कि वो दे वांट यू टू बी अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ताकि वो आपसे बिलिंग हो सके। एंड आई थिंक फॉर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर दे वांट समबडी हु डजंट नीड अ वीजा और मे बी इज ऑन एन H1, but that's what the fellowships have been telling me, कि that's why they're moving away from visas. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अभी अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। यू यू हैव अ वेरी यूनिक जर्नी, और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यू डिड रिसर्च ऑन B1 B2 जो कि वॉलंटियर थी, ठीक है? जी, उसके बाद यू डिड अ पेड रिसर्च एक J1 पे, जी, राइट? फिर आपने J1 पे 7 साल ट्रेनिंग की। जी। बहुत से लोग कहते हैं भाई 5 साल की लिमिट होती है, 7 साल की लिमिट होती है। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो आप रिसर्च कर रहे हो 2 से 5 साल जितनी भी, उसकी 5 साल लिमिट है रिसर्चर्स के लिए। और फिर आपकी क्लॉक दोबारा से स्टार्ट होती है जब आप क्लिनिकल स्टार्ट करते हो, उसकी लिमिट 7 साल है। ये दोनों सेपरेट हैं, इनका ओवरलैप नहीं होता। यू एग्री? या आई एग्री। मुझे मैं इस तरह ये बता सकता हूँ कि यू राइट कि जब मेरा वीजा J1 का वो आता है ना DS 2019, जी, तो वो जी। J1 जो है ना 2013 से स्टार्ट हुआ हुआ। हाँ, सही है, सही है। वो फिर वो 2030 से लेके 2021 की डेट है उस पे। तो हुँ। आई कैन टेल यू कि इट्स अ कंप्लीट रीसेट, यू नो। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अब आप जब J1 अभी आपका क्लिनिकल था, राइट? तो इस पे 7 साल की लिमिट होती है व्हिच एक्सपायर्ड जुलाई, एंड देन यू सेड कि यू नीडेड 2-3 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन एंड इवन यू आर राइट नाउ इन यूएस। तो वो एक्सटेंशन जो 7 साल की है, उससे मज़ीद लेना कितना मुश्किल है कि 7 की आप 7.5 करना है या 8 करना है? हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। यू हैव अच्छा। टू उनको ECFMG को बहुत लेटर्स चाहिए होते हैं, और आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम डायरेक्टर वुड हेल्प यू। आई एम श्योर कि यू नो दे वांट यू। तो उनसे फिर लेटर्स लिखते हैं कि क्यों चाहिए, क्या करना है, क्यों नहीं पहले किया। पहले तो आपने कहा था इसको 6 साल में हो जाएगी, अभी आप 1 और साल मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक लेटर लेना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आपको भी तंग किया। तो वो कोई नहीं यार, एनी टाइम भाई, एनी टाइम। तो वो लेटर एक लगता है कि हाँ, अगर इसको और 5 महीने 6, आई थिंक 1 साल तक तो वो कर देते हैं आराम से। मैंने कुछ लोगों का सुना है जिनको 1 साल के बाद की भी चाहिए हो। हुँ, हुँ। मुझे मेरा तो एक्सपीरियंस खुद कि मुझे 3 महीने और चाहिए थे, तो बस। सही। लेकिन हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर किसी को सॉरी, गो अहेड। नहीं तो हाँ, 7 साल। और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो वो दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर लेटर्स वगैरह चाहिए। सही है, 6 महीने 1 साल यानी मिल जाती है। दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नंबर, ये 7 साल के बाद घर से पकड़ के निकाल देंगे, चलो भई वापस पाकिस्तान जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और नहीं, बिल्कुल, अगर आपके प्रोग्राम डायरेक्टर के लेटर चाहिए कि यार हमें चाहिए, इसकी जरूरत है 1 साल के लिए, तो यस। अच्छा, ठीक है। अब अगला मेरा सवाल ये कि अब यहाँ से कहाँ जाते हो? मतलब अब यहाँ से बेस्ड ऑन योर वीज़ा स्टेटस क्या है? आप 2 साल होम कंट्री करो, 3-4 साल वेवर करो, व्हाट इज़ हाउ डू यू डील विद दैट? तो उसमें ये है कि अभी मैं खुद सीख रहा हूँ कि करना क्या है आगे। तो मैं आपको, हुँ, अब ये है कि वेवर इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन वेवर के पोजीशंस बहुत
लिमिटेड है सर्जरी में खास तौर पे, और ये कि क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलरी में किया, तो मैं ऐसे सेंटर में नहीं जाना चाहता मिसाल के तौर पे जहां ब्रेड एंड बटर सर्जरी हो, तो एक ये थोड़ा लिमिटेशन है। पाकिस्तान फिर इन द सेंस इज अ गुड ऑप्शन फॉर सम इन, कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे रिप्यूटेबल हॉस्पिटल में जा सकते हैं। मैं स्टडी कर रहा हूँ, इट्स एन एरिया ऑफ एक्टिव रिसर्च फॉर मी, मैं खुद समझ रहा हूँ, लेकिन वेवर तो लगेगा पाकिस्तान में 2 साल का, और यहाँ अमेरिका में लगते हैं 3 साल। और एग्जैक्टली। जो चौथा साल है, ना वो भी वीजा वगैरह में तो 4 साल लग जाते हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा मसला अपने आप से यही है कि यार खुदा ना खास्ता ऐसी जगह ना फंस जाओ, या 4 साल जहां खुदा ना खास्ता आपको कब नहीं कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है उमर, आप खुद अब अटेंडिंग है, कि ये लाइफ और रेजिडेंसी में काफी डिफरेंट है। रेजिडेंस यू कैन गेट प्रोटेक्टेड, अटेंडिंग यू आर द बक स्टॉप्स एट यू। सही कह रहे हो। आपको लगता है कि अटेंडिंग्स आपके बुरे हैं जब तक आप ट्रेनी होते हो, और जब आप बिल्कुल। अटेंडिंग बन जाते हो ना, आपको पता लग जाता है ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स किस चिड़िया का नाम है, हाँ और बिल्कुल। उनका तो काम ये सिर्फ थोड़ा आपका। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू प्लान अकॉर्डिंगली, बट ये मेरा सबसे बड़ा डर है, खुदा ना खास्ता ऐसी जगह ना जाएं और ऐसे लोगों के साथ ना पाला पड़े कि यार आपको कि यार कब खत्म हो रही है, कब खत्म हो रही है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जस्ट टू समराइज, जो लोग सुन रहे हैं, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितने भी लोगों से मैंने बात की, कि जितना आप स्पेशलाइज करते जाओ ना, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, आप जितनी भी ज्यादा सब स्पेशलाइज करके जाओ, उतनी J1 वीजा की जॉब्स कम होती हैं। और जॉब से मेरा मतलब वेवर जॉब्स हैं। अब आप ट्रेनिंग के बाद अगर आप 7 साल है या 3 साल है, जितना भी आपने J1 वीजा पे जॉब की है, तो अब आपको वेवर जॉब चाहिए। आप डायरेक्ट अमेरिका में एज एन अटेंडिंग नहीं कर सकते। और वेवर जॉब जो होती हैं, वो ज्यादातर रिमोट एरियाज में होती हैं, जो अंडरसर्व्ड हैं, और उनमें सैलरी का भी इशूज होता है, कि जो एक यूएस सिटीजन को या ग्रीन कार्ड होल्डर को सैलरी दे रहे हैं, अमूमन वो वेवर वाले को उतनी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो उसे अब्यूज कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि 2 स्पॉट्स हैं अगर पूरे कंट्री में, तो वो उसे जो है लो बॉल कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। तो और दूसरा ये है कि अगर आप कहते हो मैंने पाकिस्तान जाना है, होम कंट्री, तो जो रूल है वो 2+1 है, और अगर आप अमेरिका रहते हो तो वो 3+1 है। इसका क्या मतलब है, कि जो पाकिस्तान आप जाते हो तो आपने कहीं भी पाकिस्तान में जाके 2 साल काम करना है, और +1 वो 1 साल आपका वीजा की Yeah. प्रोसेसिंग में लगेगा। अगर आप अमेरिका में हो तो 3 साल तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में लगेंगे, फिर 1 साल लगेगा आपको वीजा लेने में और सारा कुछ, और उसके बाद इवेंचुअली यू कैन गेट अ ग्रीन कार्ड एंड फाइल फॉर ऑल दैट, और उसका एक अलग प्रोसेस है अगर आपको एक एम्प्लॉयर दे रहा है। बिल्कुल। इसलिए आई ट्राई टू टच ऑन दिस सब्जेक्ट इन कि व्हाई एवरीबॉडी हेट्स J1 वीजा। तो डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? नहीं, आई थिंक स्पॉट ऑन, योर एनालिसिस इज स्पॉट ऑन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हाउ मच डू यू थिंक वाज द इम्पैक्ट ऑफ योर रिलेटिवली लो स्कोर जो स्टेप 1 का था? डू यू थिंक इट हैड एनी इम्पैक्ट, या रिसर्च मेड अप फॉर ऑल दैट? नो, आई थिंक इट वाज डेफिनेटली एन इम्पैक्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने मेरे साथ रिसर्च की। मेरे आई वाज आई केप्ट इन टच विद मेनी अदर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो हमने मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो बाद में हमारे साथ उन्होंने रिसर्च की, और दे गॉट कैटेगोरिकल स्पॉट्स, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज क्योंकि उनके स्कोर्स बहुत अच्छे थे। तो आई थिंक इट अच्छा। डेफिनेटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उमर, कि रिसर्च कर लो, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल icing on the cake. The cake is USMLE step 1 and 2. तो आप हाँ करने को तो करनी पड़ेगी, जाहिर है। स्कोर अच्छे नहीं आए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड द स्कोर मैटर्स। हाँ, लेकिन अब आपकी और मेरी सिचुएशन में इट वोंट मैटर एनी मोर, क्योंकि CS वैसे ही निकल गया, उसकी अटेम्प्ट खत्म हो गई, स्टेप 1 पास फेल हो गया, तो मेरा और आपका तो स्टेप 1 वैसे ही पास आ जाता, नंबर आता ही नहीं, 270 वाला और 200 वाला सब बराबर हो गए। बिल्कुल। एनी हाउ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी? इफ यस, हाउ डिड यू ओवरकम देम? हाँ, थोड़े बहुत सेहत के प्रॉब्लम थे मेरी फैमिली में, मेरे भी कुछ थे, और वीजा वगैरह की वजह से भी काफी स्ट्रेसफुल। और तो उसमें यही है कि सर्जरी का फायदा यही है कि स्ट्रेस का टाइम ही नहीं मिलता, आप बस लगे रहो लगे रहो। तो आई थिंक दैट्स एन इजी आंसर। यार हाउ कुड आई, या हाँ बिल्कुल, ईद का पता नहीं लगता कब ईद आई, कब थैंक्सगिविंग आई, कुछ होश ही नहीं है सर्जरी में। आप सारा टाइम वॉर में गुजार देते हो, रात को आते हो, रात को जाते हो, राइट? सही, बिल्कुल आई कैन बिल्कुल। रिलेट टू दैट यार, स्ट्रेस क्या का बात टाइम की ही है नहीं भाई। है। टाइम ही नहीं है। अच्छा, डिड यू हैव एनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस स्पेशली इन अर्ली इयर्स दैट रिस्ट्रिक्टेड यू? इफ यस, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? हाँ, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन नॉट थैंक इनफ माय पेरेंट्स के हम मैं तो उनको फ़ोन कर देता था, यार बस $1000 चाहिए महीने का, तो 10 महीने के लिए काम कर रहा हूँ तो $10,000 ही चाहिए ना, और कितने चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वुड नेवर कंप्लेन, बट आई एम श्योर कि
अब मैं अब मैं कमाना शुरू कर दिया, तो एक एक पैनी के लिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने, मुझे तो नहीं बताया किस तरह भी उन्होंने दे टुक केयर ऑफ इट, बट सही है। या तो जब अगेन इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, और ये सिर्फ इसलिए ताकि जो बच्चे अपने प्लानिंग कर रहे हैं आपके मेरे जैसी सिचुएशन में, तो कितनी सैलरी थी आपकी जब आप एरिज़ोना में रिसर्च कर रहे थे? वर यू एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कंप्लीटली? मैं वो सैलरी का ये था कि जो है ना, आपको घर का रेंट नहीं देना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। तो फिर तकरीबन $150-200 पर महीने का लगता था, हुँ, हुँ। खाने पीने पे, इधर उधर की चीजों पे। अच्छा, ठीक है, और वो आपका सारा गुज़ारा रिसर्च के पैसों से निकल जाता था। जी। ठीक है। मुझे जो पेड रिसर्च मिली थी, जस्ट अगर सुन रहे हैं, आई थिंक आई वाज़ बीइंग पेड वेरी डिसेंटली, तकरीबन आई डोंट नो 2400 2300 आता था। हाँ। लेकिन मसला ये था कि मैं जिस तरह आप हो भी कैलिफोर्निया में, मैं भी कैलिफोर्निया में था, तो मेरा 1800 रेंट था यार। देख लो अब आपका भी माशाल्लाह इतना, मतलब मुझे याद है हमारे साथ रेजिडेंट्स थे, दे यूज्ड टू कंप्लेन कि 2500 3000 रेंट है। पाकिस्तान में किसी को बुलाओ बताओ वो मानता ही नहीं है। तो कितनी वेरिएबिलिटी है यहाँ पे, आपको 600 का 4 बेडरूम का घर भी मिल जाता है अगर आप ओक्लाहोमा में हो, अलबामा में हो। और अगर आप बिल्कुल। कैलिफोर्निया और मैनहट्टन साइड पे हो तो आप 3-3 हज़ार का स्टूडियो ले रहे हो, 1 बेडरूम का घर ले रहे हो। उमर, उसमें मैं एक एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि J1 पे अगर आप रिसर्च करते हो पेड, तो उस पे फिर आपको 2 ईयर होम रिक्वायरमेंट लगती है। तो मिसाल हाँ। के तौर पे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं J1 रिसर्च से J1 क्लिनिकल पे गया। तो बट हुँ। आई वुड अज्यूम कि अगर आप J1 रिसर्च से H1 के लिए जा रहे थे, तो आप फिर आपके लिए बहुत बड़े मसले हो गए, क्योंकि H1 का फायदा तो होना नहीं आपको, क्योंकि 2 साल की रिक्वायरमेंट तो आपने साइन कर दी है। बिल्कुल। J1 जो मुझे पता है ना, J1 J1 है। J1 आपका लॉक इन वीज़ा है। उससे आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपकी ये रिक्वायरमेंट्स ना पूरी हो जाएँ। वो जो लेकिन नहीं, J1 रिसर्च पे, इफ यू आर नॉट बीइंग पेड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द 2 ईयर रिक्वायरमेंट। एग्रीड, एग्रीड, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। और उसका जीवन रिसर्च का यार मुझे, लेकिन ख़ैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पे पढ़ रहा था कि जो प्रोफ़ेसर्स और रिसर्चर्स हैं उसके अलावा, डू यू नो अबाउट ईबन EB-1 वीज़ा? नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, चलो सही है। तो दैट वुड हैव बीन समथिंग बेटर, कि कुछ लोग अक्सर करते हैं कि हाइली स्किल्ड वीज़ा जो है, एक तो H1 आप क्लिनिकल के बेसिस पे करोगे ना, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव, अगर लेट्स से अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस जिस तरह आपकी हैं माशाल्लाह, इफ रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आपका वीज़ा डिफरेंट होता तो यू कुड हैव फाइल्ड फॉर इमिग्रेशन बेस्ड ऑन योर रिसर्च पेपर्स। तो वो एक सेपरेट पाथवे, उस पे हम वी विल टॉक, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन इट। तो हसन, मतलब आई हैव नोन यू सिंस मेडिकल स्कूल, तो लेकिन फिर भी आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि यार डिड यू हैव एनी कम्युनिकेशन इश्यूज, एनी प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश व्हेन यू केम? इफ यस, हाउ डिड यू improve it? Yeah, I think my English was okay, and I just got better when I came here. So, Mhm. like, CS is very weird in the sense that it's a English proficiency exam, to be honest with you. But I think I don't know. I'm glad it's over. But if you're just talking about English, I thank God I didn't have English problems. But I mean, but this is a good important point, क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं किंग एडवर्ड में स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, प्लीज मैं मशवरा दे रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हो मेरे से, बट प्लीज इफ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि मसला ये उमर कि आपको इंटरव्यू तो आ गया ना, तो आप सारे मुझे लगता है सारे बराबर हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू में इम्प्रेस नहीं किया तो फिर देर नॉट गोना रैंक यू वेल। तो हमें ये भी है कि आप की बात लोग सुनते हैं, तो आई थिंक ये इट्स अ एरिया ऑफ मेजर इम्प्रूवमेंट कि वी नीड टू टीच देम, और या किसी तरह भी कि देयर कम्युनिकेटिव स्किल्स हैव टू गेट मच बेटर। हाँ, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और इसमें इंग्लिश, या मतलब ये बात नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी तरह कमतर हो, इंफीरियर हो, बिल्कुल ये बात नहीं। मैं जब कई में आया था ना यार, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल उर्दू आती थी, पंजाबी नहीं आती थी। तो मैंने कई में आके हॉस्टल में जब मैं आया बाद में, और उसके बाद फिर वो ग्वाल मंडी का एरिया और म्यो हॉस्पिटल का, उधर मिल के लोगों से बात करके मैंने पंजाबी बोलनी सीखी, टू टॉक टू द पेशेंट्स जो वार्ड्स में आप जाते हो, सारा कुछ। तो उससे पहले मैं बहुत नर्वस होता था यार, पंजाबी में किसी से बात करनी पड़ती थी तो परेशानी हो जाती थी कि मैं इस बंदे को क्या बोलूंगा, इसे पता लग जाएगा, मम्मी डैडी ना समझे मुझे कि इस बंदे को पंजाबी नहीं बोलनी आती। वही सिचुएशन होती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नर्वस होते हो, आप अपने जहन में ये सोच रहे होते हो कि मैं कोई ग्रामेटिकल एरर ना कर दूं, कोई मैं गलत एक्सप्रेशन ना बोल दूं। आप वो उन चीजों को रेदर देन बजाय इसके कि मैं बात क्या करनी है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होती है। तो वो चीज अगर आप कवर कर लो,
मेरा ख्याल है एटलीस्ट तनवीर ने बहुत अच्छा अपनी वीडियो में बताया था कि साल आप रिसर्च करो तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है आप वहाँ बात करोगे बजाय इसके कि लोग आपको गाइड करें, वहाँ मज़ाक उड़ाते हैं, तो इस वजह से भी आप लोग जो है ना वो बात करने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तान में लेकिन मजाक, अमेरिका में नहीं उड़ाता कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात है, क्योंकि अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमें पता है कि हमने इस तरफ जाना है, यूएसएमएलई या यूके या जहाँ भी, आई थिंक इट्स एज इम्पोर्टेंट कि जिस तरह हम यूएसएमएलई वगैरह की तैयारी करते हैं ना, आई थिंक प्रोफिशिएंसी इज इन इंग्लिश इन कम्युनिकेशन इज एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इट विल टेक यू टू प्लेसेस। तो कैसे कर सकते हो आप? अगर एक पाकिस्तान में एक बच्चा बैठा है सेकंड थर्ड ईयर में आपकी वीडियो सुन रहा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करो? आई थिंक ये इसी तरह की वीडियो, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह और लोग बात करते हैं, जिस तरह और यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो भी पढ़ा रहा है आपको कुछ भी सीख रहे हैं, वो किस तरह बात करते हैं, वो दी बोलते हैं या वो दा बोलते हैं, वो हम्म, कितना रुकते हैं, किस तरह नहीं रुकते, इस तरह। आई थिंक कि अगर हम उस पर अटेंशन देना कि वो जिस तरह बात कर रहे हैं, जाहिर है हम मसला ये कि हम वो अंग्रेजी फिल्में तो देखेंगे, फिर वहां स्लैंग यूज करेंगे, तो मसला और भी बड़ा खराब हो जाता है। एक तो आती नहीं है बात करनी, दूसरा ऊपर से स्लैंग भी बोल रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द अदर इम्पोर्टेंट कि एक तो सही बोले और दूसरा स्लैंग नहीं यूज करना, क्योंकि दिस इम्पोर्टेंट कि हम वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें। आई थिंक और दूसरा फिर दूसरों से प्रैक्टिस करें, दूसरों से बात करें कि यार किस तरह बात की, किस तरह could have explained myself any better। आई थिंक इसी तरह सही है, वेरी नाइस आपका है। चैनल, आई थिंक जिस तरह आप हर टॉपिक पे बात करते हैं, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बात करनी चाहिए। हाँ यार, पता है ऑनेस्टली दैट इज द मेन रीजन कि मैंने अभी तक सारा कम्युनिकेशन जो इस चैनल पे रखा है वो उर्दू में रखा है। उसकी वजह ये है कि एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान में कल्चर है कि जब आप इंग्लिश में कुछ भी करते हो ना, वो इट एंड्स अप बीइंग अननेसेसरीली फॉर्मल। ठीक है, बड़ा फॉर्मल हो जाता है, पावर पॉइंट चल रही है, आप सूट टाई लगा के बात कर रहे हो, वो जो एक पर्सनल फील है ना, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं या मैं और किसी जूनियर से बात कर रहा हूँ, वो खत्म हो जाती है। जिस तरह आप रीडिंग रूम में किसी सीनियर से गाइडेंस लेने जाओ, तो दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट। लेकिन एट द सेम टाइम जो सुनने वाला भी है ना, आई फील लाइक कि उसको अगर मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, उसको नहीं समझ आती से। यू हैव टू टॉक टू देम, क्योंकि उनके अभी तक वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। यू हैव टू टॉक टू देम इन उर्दू टू मेक श्योर कि उनको समझ आ जाए सही बात, वरना आपको दोबारा वही बात उर्दू में रिपीट करनी पड़ती है। आई थिंक इट्स उमर, इट्स अ स्मॉल स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हम्म, हम्म, बिल्कुल। अच्छा, अब आप अटेंडिंग बन गए हो और इट्स इंटरेस्टिंग। मैंने यार इतनी आई डोंट नो 50 वीडियोस डाली हैं एक हफ्ते में, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो गेस करो सबसे ज्यादा व्यूज मेरी किस वीडियो को है? वो जिसपे डॉलर साइन होगा। हाँ, वही, पैसे कितने बना लेते हो, राइट? एंड आई वाज लाइक, यार मैं दुनिया जहान का इतना यूजफुल इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ और सारी दुनिया का सबसे ज्यादा, पता नहीं वो, मतलब इट्स डबल व्यूज देन एनी अदर वीडियो। अभी तनवीर वाली को बहुत अच्छी वीडियो मिले, को उसको व्यूज मिले। तो यार इट सीम्स लाइक एवरीबॉडीज a lot focused towards money। और तनवीर ने कल बहुत अच्छी बात की थी कि भाई वी शुडंट बी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सब लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है और अपने किसी पे लोन होता है वो पे ऑफ करना होता है, पेरेंट्स ने लोन लिया होता है। तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि ट्रांसप्लांट सर्जरी में या सर्जरी में व्हाट इज द रेंज ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी क्या, और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इट? जनरल सर्जन की होगी तकरीबन 200,000 हम्म, पर ईयर से लेके तकरीबन, मैं जानता हूँ जिनको स्टार्टिंग में 400,000 भी मिल सकता है, लेकिन सही उसके है, लिए वो दे आर मोर इन रूरल प्लेसेस, वेवर हम्म, प्लेसेस। सही ट्रांसप्लांट है, सर्जन की अराउंड 250-300,000। सही है, और जो फैक्टर्स जो इसमें प्ले करते हैं कि आपका रूरल टाउन है, जिनको ज़रूरत है डॉक्टर्स की कि नहीं, वर्सेस आप देख रहे हैं एलए में, एलए है बड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ तो बहुत सी डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। वर्सेस अगर आप मिसिसिपी में या साउथ में चले जाएं जहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, तो वो जाहिर है वो आपको दे पे यू मच मोर, और वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी है क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ऑल दोज प्ले अ रोल। सही है, सही सही। आई नो, मेरे साथ जो मैंने फेलोशिप की थी ना, जो तो मेरा दोस्त था ना, जो मेरे साथ को फेलो था, वो एलए आया था। एंड व्हेन वी साइंड अप फॉर जॉब्स, उसकी एग्जैक्टली मेरी सैलरी से डिवाइडेड बाय 2 थी। और इतना फर्क है कि जैसे आप कह रहे हो कि इफ यू गो टू अ बिग सिटी, कैलिफोर्निया में चल जाओ, मैनहट्टन चल जाओ, एनी बिग सिटी, आपकी सैलरीज अमूमन काफी लो होती हैं। तो यार ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपका जर्नी रहा। डू यू नो एनी अदर पाकिस्तानी हु इज अ ट्रांसप्लांट सर्जन अदर देन यू, यूएस ट्रेन्ड? हाँ, बिल्कुल, मैं इस 2 को जानता हूँ। एक अच्छा।
एक वॉशरूम में और एक वेंडरबिल्ट हॉस्पिटल में अच्छा। उनसे राब्ता रहता है थोड़ा बहुत। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सर्जरी की ना तो तब मुझे पता चला और भी लोग हैं। लेकिन ज़ाहिर है पहले जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ मैं 2 को जानता था। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मोर पीपल हैव स्टार्टेड अप्लाइंग। और ये कि मैं काफ़ी लोगों को अब जानता हूँ, इवन जिनके साथ मैंने रिसर्च की, जो मेरे बाद में आए रिसर्च में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। आई थिंक आई सी मोर एंड मोर सर्जन्स इन द यूएस कमिंग फ्रॉम किंग एडवर्ड। अच्छा, एंड तो इसका मतलब है अमेरिका में सर्जरी मिल जाती है? सर्जरी मिल जाती है बिल्कुल, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो लाइक मिथ क्या है यार, मेरी आज 3 बच्चों से बात हुई है, उमर भाई अमेरिका में तो सर्जरी मिलती नहीं है, फिर ऐसी टाइम जाया करने का फायदा, हमने तो सर्जन बनना है, और सर्जन जब बनना है तो आंसर दैट यार प्लीज। उमर, बात ये कि मिलना तो कुछ भी नहीं है जब तक कि आपने लेना नहीं है। वो ना आपको कोई देगा जब तक आपने लेनी नहीं है। तो मसला ये है कि देखें, इट्स आई रियली थिंक कि इवन आई टेल द स्टूडेंट्स इन द यूएस, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं अमेरिका में, यूएस मेडिकल स्कूल्स हम्म। और हार्ड वर्किंग एंड कांट मैच इनटू सर्जरी। आई हम्म। थिंक लोगों का कंसर्न जो है ना वो जेन्युइन है इन द सेंस कि इट्स वेरी हार्ड। इट बट इज आई थिंक कि हार्ड और इम्पॉसिबल इज वेरी डिफरेंट। I think you have to हाँ। give your best shot. I think one thing that the system supports, I think it's very important कि they really support hardworking people. अगर किसी तरह उनको पता चल जाएगा ना ये बंदा जेन्युइन है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, they really try to support you. अब देख ले मिसाल के तौर पे, मेरा तो होना ही नहीं था सर्जरी में, मेरी तो सीवी कौन देखता वो यानी, बट दे गिव यू अ चांस। जहां तक बात है कि आई थिंक कि लोगों को लगता है मेडिसिन मिलना थोड़ा आसान है कंपेयर टू सर्जरी। आई थिंक दैट्स द कंपैरिजन। मुझे लगता है ये कि हर चीज ही मुश्किल है। और आई थिंक आई एम समवन हु डोंट थिंक कि आपके पास, आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ अ बैकअप प्लान। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिसका भी प्लान है ना उस पे दिन रात कश्तियां मेहनत जला के अप्लाई करो। करें। क्योंकि मुझे लगता है कि बैकअप प्लान में ना इधर आप रह रहे हैं ना उधर रह रहे हैं। आई थिंक यू आर इन काइंड इन द मिडल। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ यार सर्जरी मिल जाएगी, आपने लेनी है कि नहीं लेनी, आपके हाथ में बेसिकली। बिल्कुल। यार मैं हॉपकिंस में मेडिसिन के इलेक्टिव्स की थे, रिसर्च इलेक्टिव। मेरा पीआई जो था उससे मैंने बताया, वो इंडियन थे, तो मैं उनके साथ रिसर्च कर रहा था, तो ही आस्क्ड मी व्हाट स्पेशलिटी यू वांट टू गो इनटू। मैंने कहा रेडियोलॉजी। कहते हैं दैट्स बीइंग ओवरली एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस। ठीक है। तो लेकिन मैंने जिस तरह आप कह रहे हो बिल्कुल, मैंने रेडियोलॉजी में अप्लाई किया था, मेडिसिन में मैंने नहीं इंटरव्यू किया ना कुछ। और अल्लाह का शुक्र है हो गया यार। और हम दोनों के देख लो, आपके सबके सामने सीएस की अटेम्प्ट है, लो स्टेप 1 का स्कोर है, मेहनत की है तो आगे। और आई एग्री एक और बात कि यार जो भी लोग फेलोशिप्स भी ले रहे हैं ना, तो उनसे पूछो बेचारों से कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फेलोशिप लेना, कार्डियोलॉजी की फेलोशिप लेना, हीमोंक की फेलोशिप लेना, क्रिटिकल केयर की फेलोशिप लेना कितना मुश्किल है। इट्स नॉट आसान, कुछ भी नहीं है। जब आप हाँ हॉस्पिटलिस्ट बिल्कुल। बनते हो, 2-2 3-3 साल करते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू। तो इवेंचुअली वो भी फिर ज्यादा मेहनत के राउट पे आते हैं कि फिर हमने ये करना बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लोगों को बताना ये चाहिए कि आसान कुछ भी नहीं। आई थिंक दे आर ऑल वेरी वेरी हार्ड टू गेट। और इसलिए आपकी कमिटमेंट रियली मैटर्स। तो ये कि स्टेप की तैयारी करें और इंशाल्लाह लगे रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। आई नो पीपल हु आर ट्राइंग इनटू न्यूरोसर्जरी, और मैं उनको कहता हूँ यार मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं न्यूरोसर्जरी में अप्लाई करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्जन लेकिन जाहिर है, लेकिन मैं उनकी मदद करता हूँ जितना मुझसे गाइडेंस हो सकता है मैं करता हूँ। जाहिर है किसी को आप वो तो नहीं कर सकते कि यार न्यूरोसर्जरी तो मिलती नहीं है। जाहिर है मिलती है, लोगों को मिलती है। यानी है। बट आई जानते हो आप थिंक किसी को पाकिस्तानी को जिसको न्यूरो सर्जरी मिली है, या न्यूरो सर्जन पाकिस्तानी अमेरिका में? मैं जानता हूँ हेनरी फोर्ड में था जब मैंने गौस मलिक साहब। हाँ, गौस मलिक साहब। सही। बिल्कुल। तो और अभी मैं एक दोस्त से बात करता हूँ, ही इज अप्लाइंग फॉर न्यूरोसर्जरी रेजिडेंसी, ही अप्लाइड एक्चुअली। और वो भी रिसर्च कर रहा था, यानी वो मुझसे बात करता है कि जो भी आई थिंक वी ऑल शुड बी ओपन कि यार मिल आई नो मैंने एक सर्जन को जानता हूँ, ही गॉट ईएनटी। अब ईएनटी कहाँ मिलती है, ज़ाहिर है मैं आपको कहूँगा नहीं मिलती, लेकिन मिलती है। यानी आप बात एंड में ये आती है आपने लेना है कि नहीं लेना, आपने सर्जरी लेनी है कि नहीं लेनी। अगर आपने लेनी है तो फिर आई थिंक एक चीज जो आपने पूछी ना कि आपकी मदद किस चीज ने की, आई थिंक अगर आपका प्लान सिंपल है ना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है। प्लान आपका भी एक था, रेडियोलॉजी लेनी है और लेनी है। मेरा भी यही प्लान था, सर्जरी लेनी है, बस खत्म हो गया, यही प्लान है और तो कोई प्लान ही नहीं है। तो बस लगे रहो। तो जब आपके होंगे ना इधर उधर प्लान, यूके भी चला जाऊं,
मेडिसिन तो मिल जाती है, मेडिसिन मेरे बैकअप होगी, फिर पैथोलॉजी में भी कर लेते हैं। आई थिंक फिर आप अपनी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। आई एग्री कि डोंट मेक अ स्टूपिड और अ रैश डिसीजन, बट लेकिन आई थिंक कि अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दें कि आई थिंक यू आर अ स्मार्ट पर्सन एंड यू कैन डू इट। मुझे किसी ने थोड़ी वियर्ड बात की थी एक दफ़ा, इट वाज़ काइंड ऑफ फनी एट द सेम टाइम, कि आपकी जो स्पेशलिटी होती है ना, वो आपकी शरीके हयात की तरह होती है, और अपने आप को अपने शरीके हयात तक महदूद रखें। तो यानी हाँ, अच्छा यार, पता है, डू यू नो अबाउट उमाया रिजर्वायर? जी बिल्कुल। आपको पता है वो उमाया कौन है? मैंने वो मेरा ख्याल आपके से पेज से सुना था, कैम्पोलियन या वो जीसीयू। हाँ, तो ही इज ऑलमोस्ट लाइक कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूरोसर्जरी, अयूब उमाया, एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड इन 1952। ठीक है, बिल्कुल। और हम अभी बात कर रहे हैं, यू नो आईवीसी फिल्टर्स, राइट? तो आईवीसी फिल्टर आपको पता है किसने बनाया? नहीं। He was a Kemkolian from Lahore as well, और he is considered the father of endovascular surgery. और उस बंदे ने जो है मियामी वैस्कुलर में सारा कुछ उसको सेटअप किया, और जो है मतलब मुबीनुद्दीन इज हिज नेम। और उसके नाम जो पहला फिल्टर है ना, अगर आप गूगल करें मुबीनुद्दीन फिल्टर, इट वुड पॉप अप। और हम अब कहें जी कि कौन है, तो बाद में इफ यू रीड अबाउट इट, काजी मुबीनुद्दीन, ही वाज द गाय, और ही वाज आल्सो केम्फोलियन। और मुझे बाद में पता लगा कि, तो मुझसे लोग पूछते थे कि किंग एडवर्ड कौन सा है, कहाँ से हो, तो आई स्टार्ट से कि जिस बंदे ने फिल्टर बनाया ना, वो मेरे आईवीसी फिल्टर बनाया, वो मेरे कॉलेज से था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्जरी में भी लोग अब किंग एडवर्ड को जानते हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, पहले जब मैंने शुरू-शुरू में था, लोगों को नहीं पता था इतना किंग एडवर्ड का। लेकिन अब लोग अप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो सर्जरी में, आई थिंक द नेम इज़ गेटिंग आउट देयर। हाँ, और मतलब ऑनेस्टली इट्स नॉट ओनली अबाउट केमकोलियन, इट इज मोर अबाउट कि यार देखो, पूरे पाकिस्तान में हमारे खाली, चाहे कई के हो, लामा इकबाल के हो, डाओ के हो, आगा खान के हो, सारी जगहों की जो है एक इम्पोर्टेंस है, और सारों ने आना है, और हमने सबकी हेल्प करनी है, राइट? बिल्कुल। तो एक और आपको बताता हूँ, आई पर्सनली नो एन इंडियन फ्रेंड जो कि न्यूरो सर्जरी की रेजिडेंट है इस वक्त। ठीक है, वो है, और आई नो समवन जो कि ऑफ्थल्मोलॉजी की रेजिडेंसी कर रही है। तो ये अच्छी बात है यार, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ऐसे जितने लोगों को ला सकूं, राइट? आप जैसे, मैं जितना मर्जी बोलूं नहीं यार मिल जाती है, ट्रांसप्लांट सर्जन बन जाते हैं, वो नहीं मान, नहीं नहीं होता है झूठ है सारा। तो जब तक मैं हाथ से एक जीता जागता बंदा ला के सामने खड़ा ना कर दूं कि नहीं यार दिस इज व्हाट इट इज। तो चलो, वी आर हेडिंग इनटू आवर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। मुझे ये बताइए कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज दैट यू ओवरकेम इन दिस एंटायर जर्नी? आई थिंक गाइडेंस का एक था सबसे बड़ा, वाज द बिगेस्ट इशू के किससे बात करूं, किससे पूछूं, कैसे करना है, कल्चरल डिफरेंसेस, और ये कि फाइनेंशियल इश्यूज के शुरू शुरू में आई थिंक एवरीथिंग प्लेड अ स्मॉल रोल। सही, सही। इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, लेट्स से हम अब वापस केई में पहुंच गए हैं, राइट? एंड लेट्स से कि हम सेकंड थर्ड ईयर के हैं, और मैं आपको इस तरह के तंग कर रहा हूँ, जैसे मजाक करता हूँ, हसन भाई, हम लोग इसी तरह सारे बात कर रहे हैं, उधर पटियाला में खड़े हैं, या हम यू नो फिजियो एनाटमी एरिया में, उस टाइम से लेके अब तक, व्हाट वुड यू डू डिफरेंट? No, I think I would do the same thing. अच्छा। I think I got lucky कि हो गया, सारा काम सही हो गया। जाहिर है मुश्किलात तो आती रहती हैं, वो तो हर चीज़ में, किंग एडवर्ड में कौन सा लाइफ आसान थी। हम्म। हर जगह थोड़ी बहुत तो मुश्किलात होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कंटेंट कि आई एम हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाज काइंड इनफ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ हमारा। माशाल्लाह यार, यू आर अ स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन। हर बंदे को होता है यार, पास पे जाके मैंने फलां चीज ठीक कर लूं, ये कर लूं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, एंड यू वो नो ठीक करते करते कुछ और मसला हो जाएगा, यानी वो मस यार वेरी इंप्रेसिंग। तो डिड यू गो अनमैच्ड, या पहले मैच में प्रीलिम मिल गया था आपको? पहले ही मैच में मिल गया था यू डिडंट प्रीलिम। हैव टू गो थ्रू सोप? नहीं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा भाई ये है कि अगर वही मैंने जो टाइम आपको बोला है, इफ एनीबॉडी गोज बैक इनटू टाइम, तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, उस सिचुएशन में कि जो अभी आपको सुन रहे हैं सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे, या फाइनल ईयर के, या जो भी जिस स्टेज में अर्ली ग्रेजुएट, लाइक यंग ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहो तो क्या दोगे आप? मैं एडवाइस ये करूँगा कि एक तो
अपना देख लें, अपना आपका क्लिनिकल इंटरेस्ट क्या है। एक तो ये क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि क्लिनिकल इंटरेस्ट क्या है, क्या उनको पसंद है। आई थिंक दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप खुद अपने आप से पूछ लें, जांच लें कि आपको बनना क्या है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक कि 5th ईयर तक आपको पता चल जाना चाहिए। कभी नहीं पता चलता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने करना क्या है। एक ये है। दूसरी बात ये कि जो है ना, अब सोशल मीडिया का दौर है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों से बात करें थ्रू इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कि भाई मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ या 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। आई थिंक यू विल बी सरप्राइज कि मैनी पीपल वुड वांट टू हेल्प यू। तो एक चीज आई थिंक कि अगर आपने अप्लाई किया और आपके किंग एडवर्ड में ही रह के एक केस रिपोर्ट भी है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। और थर्ड यही है कि यू नो एग्जाम्स की तैयारी, और वो यही है कि एग्जाम की तैयारी इन द सेंस यही है कि यू नो यूएसएमएलई 2 क्या पूछते क्या है, किस तरह पढ़ाई करनी है, बट आई थिंक दैट्स द वो एट द एंड आई थिंक दैट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम आता है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आप डिसाइड कर लें कि थोड़ा आइडिया हो कि क्या करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और दूसरा एन आई इन टू द फ्यूचर कि मैंने जब जाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट्स लगेंगे, मेरी कोई मदद करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे काफी मैसेजेस आते हैं कि यार इंटरव्यू दिलवा दो, और मैं उनको कहता हूं कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दिलवा सकता, लेकिन मैं आपको मशवरा जरूर दे सकता हूं। वो और नहीं आप चाहिए। इंटरव्यू दिलवा दो भाई, रेजिडेंसी ले दो, इलेक्टिव ले दो, लेकिन आप कहते हो नहीं यार ऐसे नहीं होता, हम गाइड कर देते हैं। ना 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 ना, वो नहीं करना फिर। मैं हैरान हूं कि मेरा कोई मशवरा भी नहीं लेता। फिर मैं हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ यार काश मुझे कोई मशवरा दे देता जब मैं इस पोजीशन में था, लेकिन मैं एनीवेज। तो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग कि ना, एक तो रिसर्च, दूसरा लोगों से इन टच रखें कि वो किस तरह काम करते हैं, क्योंकि फॉलो देम, इफ दे आर सक्सेसफुल दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। हाँ यार, ये बहुत खूबसूरत बात की यार, कि आई ऑनेस्टली फील दैट माई सेल्फ के इतने लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उनको नहीं भाई, बस आप रिसर्च दे दें, अपने साथ ही कुछ करा दें, या अपने इधर उधर पूछ के नहीं यार ऐसे अच्छा भाई प्लीज मुझे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें। भाई मैं आपका नाम भी नहीं जानता, आप मुझे जिंदगी में पहली दफा बात कर रहे हो, भाई प्लीज आप मुझे रिकमेंड कर दें। मैंने ना जिंदगी में आपसे कभी बात की है, ना आपकी शक्ल देखी है, ना मैंने आपके साथ काम किया, लेकिन मुझे एक बड़ा हायर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें। भाई क्यों कर, मतलब सीरियसली, अमेरिका में ऐसे नहीं होता कि आप मेरे कॉलेज से हो तो मैं आपको सिर्फ इस बेसिस पे उठा के रिकमेंड कर दूं, और वो रिकमेंडेशन फिर मेरी खराब होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो यार मुझे ये बताओ, अभी आपने एक बात बोली है कि आप अपनी स्पेशलिटी डिसाइड करो। हाउ कैन वन डिसाइड कि भाई मैं ट्रांसप्लांट सर्जन बनना है, पाकिस्तान में मेयो में बैठे आप रोटेशंस कर रहे हो मेडिकल स्टूडेंट होके, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने किस स्पेशलिटी में जाना है? मैं अपना बता सकता हूँ कि जो है ना, एक तो यानी ट्रांसप्लांट तो फेलोशिप आ गई ना, एक तो ये कि सर्जरी में जाना है कि नहीं जाना। आई थिंक आपने डिसाइड करना होता है कि करना क्या, मेडिसिन में रहना है, सर्जरी में जाना है, रेडियोलॉजी में, यानी ब्रॉडली आपने डिसाइड करना होता है कि किस तरह। और आई थिंक इट्स आपकी रोटेशंस। मेरा ईस्ट वार्ड में बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, डॉक्टर खाजा जी के साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा था। आई हार्ट और लंग्स सुनते सुनते आई वुड गेट टायर्ड, या वो वहां गए ओटी में अपेंडिक्स निकाली। आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि एक तो आई थिंक मसला ये भी है उमर के, हम अपनी फियर्स की वजह से डिसाइड करते हैं कि यार हमने मेडिसिन ही करनी है, क्योंकि हम बहुत फियरफुल हैं कि यार कुछ और तो मिलना नहीं है। आई थिंक मेडिसिन कि में बुराई कोई नहीं है, लेकिन वो तब करो अगर बुराई दिल से बिल्कुल पसंद है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मकसद ये है कि अगर आपको कुछ चीज पसंद है तो आपको पसंद है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। कि अब अगर आपको आपका वॉर टाइम अच्छा गुजरा ओबीजीवायन में, मेरा अच्छा गुजरा था सर्जरी में, आई रियली एंजॉय सर्जरी, तो आई थॉट दैट्स व्हाई आई परस्यूड सर्जरी। सही है यार, माशाल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अभी देखो माशाल्लाह, तकरीबन आई डोंट नो, तकरीबन घंटा हो गया हमें बात करते हुए, और मैं आपकी सादगी पे, आपकी ह्यूमिलिटी से इतना इम्प्रेस हूँ कि आपने एक दफ़ा नहीं अपने चैनल को प्रमोट किया। हसन भाई ने नहीं बताया अभी तक कि हसन भाई का अपना चैनल है, मुझसे पहले हसन भाई ने अपना चैनल बनाया है। हसन भाई के भाई प्लीज़, अब उन्होंने तो बोलना नहीं है, वो दुनिया के सबसे सिंपल और शाय बंदे हैं, मैं उनका बताता हूँ, हसन भाई का चैनल है, आप प्लीज़ जाइए, और वो जो कभी नहीं करते कहते वो करें, आप उनकी वीडियोस लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। मैं कहता हूँ मेरे देख लो, सुन लीजिए ना बात यार, आप कहोगे तो लोग करेंगे ना लाइक और सब्सक्राइब। सही सही। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वो चैनल का पर्पस यही था कि सर्जरी बोर्ड्स और ऐप साइट और थोड़ा एजुकेशन, ताकि लोगों को पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जस्ट तो एजुकेशनल चैनल का पर्पस। नाम बताइए सबको। वो हसन अजीज एमडी। हम्म, सही है।
ठीक है यार, thank you यार हसन. Anything else you want to say, you want to add before we end the interview? No, I think thank you so much, Umar, for having me. It was a honor, pleasure. You have always guided people. SPSS, Student SPWS. Patient Welfare हाँ. से लेकर यहाँ तक, I think that's what it is. I think मेरा मशवरा यही है कि focus. There is going to be a lot of noise, but focus. What do you want to do in life? उसके लिए आप कोशिश करें, लोगों से मशवरा मांगें, and don't expect anything in return. I think that's the other thing. अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो थैंक यू, अगर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता थैंक यू. यही these are the two words that should come out of your mouth. Thank you, thank you. And then आप बस focus. I think there is a lot of distraction. अब देख लें मिसाल के तौर पे कि CS नहीं है तो अब क्या और एग्जाम है, कोई और एग्जाम है. We try to, हम अपने आप को ना डिस्ट्रैक्शंस में घुमा लेते हैं. फोकस करें, गोल पे फोकस करें, किस तरह पहुंचना है फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, और जाहिर है मेंटर बना ले. उमर, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप माशाल्लाह से हैं, मेंटर की एक जरूरत होती है आपको लाइफ में भी. और आई थिंक योर चैनल इज प्लेइंग दैट रोल कि आपके पास मशवरा ले, लोगों से मशवरा ले, आपको पसंद है नहीं पसंद है ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक ऐसे जेन्युइन बंदे से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई आपने किया हुआ ये काम आप किस तरह करेंगे. आई थिंक रोल मॉडल्स होने चाहिए, और उससे भी काफी वो, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने की, जो हम दोनों ने की, राइट? हाँ, तो नहीं इस तरह है. तो फोकस, have focus on your goals and be faithful to yourself. I think be honest to yourself, be very dedicated. You're gonna get it. There's nothing you won't get. और दूसरा ये कि mentorship is important, और keep yourself knowledgeable. ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अभी आपको बताऊं, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, हर सर्जरी प्रोग्राम का एक इंस्टाग्राम पेज है, एक ट्विटर पेज है. वहां वो बताते हैं हमारे रेजिडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है. रिसर्च कौन सी हो रही है, पब्लिकेशन होती है तो हाँ. यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रिसोर्स बहुत ज्यादा है कि आप, हमारे टाइम में क्या पता. अभी लोग मुझे कहते हैं कि यार आप किस तरह रिसर्च ढूंढते हैं. तो अब जाहिर है यार, गूगल तो तब भी था, पबमेड तो तब भी था, और इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट तो तब भी थी. बट ये कि जाहिर है करना तो खुद ही पड़ेगा ना. तो अभी तो और भी ज्यादा रिसोर्सेज हैं. आप उनके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाएं, उनसे ईमेल मिल जाता है, लोगों का कांटेक्ट मिल जाता है, और इट्स मच बेटर कि आप किसी से राब्ता रखें और वो फिर आपको गाइड करेंगे. और मैं जानता हूं लोगों को जो पाकिस्तान में रह के अमेरिकन सर्जन्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. आपके पास अगर टाइम है तो आप करें काम. सही. नहीं यार, आई कैन नॉट एग्री मोर. और बहुत खूबसूरत बातें की. यू सेड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो. आई रियली अप्रिशिएट दैट. आई वुड आल्सो ऐड कि भाई यहाँ पे कि देखो, कल तनवीर आया था, राइट? वो मेरा क्लासमेट था. आज हसन आया. हसन भी मेरा क्लासमेट है. हम तीनों का CS फेल हुआ था. हम तीनों के बड़े मुश्किलात से गुजरे, और हम तीनों, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी अच्छी स्पेशलिटीज में. वो क्रिटिकल केयर अटेंडिंग है तनवीर, ही इज अ ट्रांसप्लांट सर्जन, आई एम अ वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. हम तीनों बड़ी मुश्किलात से गुजरे, लेकिन एक चीज है कि हम तीनों, देखो, आपस में वी आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू, क्योंकि एक रिलेशनशिप था जो आपका KE में रहते हुए एज अ मेडिकल स्टूडेंट बना था. अनफॉर्चुनेटली आप अभी मेडिकल स्टूडेंट हो, यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और अपनी क्लासमेट से आप लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ, पॉलिटिक्स, छोटी छोटी चीजों के लिए, कोई सोसाइटी का मसला है, कोई और आपके जो भी आपके इंटरेस्ट्स हैं, उनकी बेसिस पे आप नाराजगियां डाल देते हो, और वो नाराजगियां सारी जिंदगी चलती हैं. मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को प्रिंसिपल लेवल तक पहुंच के अपने एक दूसरे से ग्रजेस रखते हुए देखा है. तो जब आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखोगे, तमाम फ्रेंड्स के साथ, तमाम क्लासमेट्स के साथ, तो यू विल बी कंफर्टेबल हेल्पिंग देम, एंड इट विल बी दे विल बी कंफर्टेबल हेल्पिंग यू. तो एक सारा मिल के ही होता है, राइट हसन? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपका क्लास फेलो है, या आज आपका क्लास फेलो है, ये कल आपकी अम्मी का डॉक्टर हो सकता है, ये कल आपके बच्चों को और जूनियर सीनियर सब, एवरीवन, राइट? जिन रेजिडेंट्स को मैंने ट्रेन किया, दे कैन बी माय बॉस टुमारो. आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड. आपको सबके साथ अच्छी तरह रिलेशनशिप रखने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको किस वक्त किसकी जरूरत हो और कौन आपकी मदद कर सकता है. यू नेवर नो. अमूमन आपने भी देखा होगा, जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना, दे आर द वंस हु बेसिकली हेल्प यू. तो यू नेवर नो कि कौन आपकी नहीं यार, कब मदद करे. यानी मुझसे कोई उम्मीद नहीं लगाई लाइफ में.
नहीं नहीं, आपसे तो मजाक राइट, कर रहा हूँ। आपने तो गाइड किया, लेकिन यानी जाहिर है, यानी यू नेवर नो कि आपको किसके साथ आप लड़ाई का खुदा ना खास्ता आपको नुकसान होगा। आपको पता है यहाँ हम्म। अमेरिका में हर चीज कनेक्टेड है। आपने हॉस्पिटल जॉब ढूंढना हो तो वो नर्स तक को फोन लगा सकते हैं कि यार ये आपका रेजिडेंट था, कि नर्सों से किस तरह बात करता था। एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो और बहुत दफा मुझसे पूछा है, ये जूनियर को जानते हो, ये क्लासमेट को जानते हो, ये सीनियर को जानते हो, और मतलब आप बता देते हो। और सारे जो देखो, यही बात है, आप एक दूसरे से मिल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, किसी को बुली ना करो। डोंट बी अ बुली, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कुड बी। तो और स्टैंड अप अगर कोई आपके सामने किसी को बुली कर रहा है, राइट। बिल्कुल चलो, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट यार हसन, दिल से यार। लाइक आई सेड बिफोर, कि it takes a lot of courage and a lot of bravery to come out in open and disclose everything, share your scores, share your failures, make yourself vulnerable, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी ज़ात से बढ़कर आप हेल्प करना चाह रहे हो। आप यू वांट टू गाइड, मेंटर एंड सपोर्ट यंगर मेडिकल स्टूडेंट्स, ताकि जो गलतियां हमने नहीं की वो ना करें। जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब देखते थे कि कोशिश ये होती थी कि जहाँ हम पहुँच गए वहाँ कोई और ना पहुँच सके, और हम कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हम पहुँचे, हमसे आगे पहुँचे और वो गलतियाँ ना करें जो हमने की हैं। तो आई जेन्युइनली दिल से यार, आई एडमायर दैट थिंग हाँ जी, अबाउट यू, ठीक आई है? थिंक प्लीज, जो भी आपका ये वीडियो देख रहे हैं, दे आर ऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक आवर मैसेज इज वेरी क्लियर। वी वुड बी हैप्पी कि वो हमारे कॉलीग्स बने। आई लव दिस कॉमराडरी। इंशाल्लाह। यार आपने हमारी देखें, एक बार आपकी वीडियो देखी थी, आज मैं अटेंडिंग सर्जन लग गया हूँ या अटेंडिंग रेडियोलॉजिस्ट। आई थिंक इट वुड मेक यू एक्सट्रीमली एंड मी एक्सट्रीमली प्राउड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और बहुत दफ़ा हुआ है यार, मैं सीएस का एग्ज़ाम देने गया था, मुझे 2 इंडियंस आए, "आर यू दैट सेम गाय जिसने वेबसाइट बनाई?" बिल्कुल। इसी तरह मुझे किसी ने बताया कि मैं आई वाज़ टेलिंग देम आई एम फ्रॉम किंग एडवर्ड, तो उन्होंने कहा "कौन-सा? इज़ दैट द सेम प्रोग्राम जहाँ से वो जो मेडिडिया वेबसाइट का फाउंडर है?" तो वो लाइक देखो ना कि कितना बड़ा ऑनर है कि एक चीज़ मैंने केई के बच्चों के लिए बनाई थी, अपने क्लासमेट्स और जूनियर्स के लिए बनाई थी, और वो ग्लोबल लेवल पे। इसी तरह ये वीडियो भी, आई ट्रूली होप कि कल को आपके पास, व्हेन यू आर इन अटेंडिंग, कुछ साल बाद आपके पास कुछ आए कि डॉक्टर अजीज, आई सॉ योर वीडियो एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड, आई लिसन टू यू। जिस तरह वो सीएनएन का इंटरव्यू था ना आपके लिए, ये उनका सीएनएन का इंटरव्यू बने और आप इंशाल्लाह और लोगों की हेल्प कर सको इसके तवज्जुह से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स यार, चलो, नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।